नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोग टोटल 50 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न, जिनके लिए टोटल 4 नंबर्स यानी 4 अंक निर्धारित रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है, रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में पास किया गया था और इस एक्ट से सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल भेज सकती थी। गांधी जी इसे भारतीय जनता के अधिकारों का अपमान समझे और इसलिए इसी कानून के विरोध में उन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। तो इतना लिखने के बाद हमें पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, यानी नमक आंदोलन क्या था। तो नमक आंदोलन यानी महात्मा गांधी की नमक यात्रा अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए नमक पर कर यानी टैक्स के खिलाफ यात्रा थी। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी साबरमती से चल करके दांडी तक 385 किलोमीटर यानी 240 मील की दूरी चलने के बाद आसवन विधि से नमक बनाकर इस कानून को तोड़े और इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, अर्थात 1930 से। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का है, अल्लूरी सीताराम राजू ने उपनिवेशवादी शासन के विरोधियों को प्रेरित करने में क्या भूमिका निभाई? अर्थात अल्लूरी सीताराम राजू ने उपनिवेशवादी अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को प्रेरित करने में क्या भूमिका निभाए? तो इसका देखिए क्या उत्तर है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के आदिवासियों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो आंध्र प्रदेश से। और कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। आदिवासियों को अन्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया और यह गांधी जी के विचारों से अधिक प्रभावित थे। अर्थात अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के समर्थक थे तथा 1924 में शहीद होकर बलिदान और साहस के प्रतीक बने, प्रति दे दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के 2 मुख्य दोष बताइए, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सफलता नहीं असफलता के कारण बताइए, क्यों असफल हो गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्य नहीं, दोष। द्वैध शासन असफल रहा। महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि यानी जो अंग्रेज 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किए थे, उसमें द्वैध शासन जो लाया गया था वो और सफल नहीं असफल रहा। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग जैसे पुलिस हो गया, रेल हो गया, राजस्व हो गया, इसके बाद डिफेंस जैसे रक्षा विभाग, वित्त, रुपया पैसा वाला सब उच्च पद जो था वो अंग्रेज़ों के पास था। जबकि छोटे विभाग जैसे शिक्षा हो गया, छोटे मोटे स्वास्थ्य हो गए, और ये सब अधिकार भारतीयों को दे दिए गए। इसके बाद दूसरा कारण क्या था असफलता का? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। यानी जो अंग्रेज थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत मुसलमानों और अन्य वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को और मजबूत कर दिए। 1909 में नींव डाले और 1919 में उसको और मजबूत कर दिए। तो ये कारण रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की असफलता के, सफलता नहीं असफलता।
इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए। यानी प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हो गई, यानी रुपए पैसे का संकट किस प्रकार से आया। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े जो कि निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है कि महंगाई बढ़ गई। युद्ध समाप्त होने के बाद नुकसान की भरपाई करने के लिए कर यानी टैक्स को बढ़ा दिया गया, अर्थात महंगाई बढ़ा दी गई। इसके बाद कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा कि कपास, जूट तथा अन्य फसलों की मांग बढ़ी, यानी इन फसलों का निर्यात अधिक हो गया, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे थे। यानी सामानें ली जा रही थी भारतीयों से, लेकिन इनको अच्छे दाम नहीं दिए जा रहे थे। थर्ड नंबर है आयात निर्यात में परिवर्तन। कच्चे माल का भारत से अधिक निर्यात हुआ, लेकिन तैयार माल का आयात कम हो गया। इसके बाद गरीबी बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद सामानें महंगी हो गईं और लोगों को उचित काम तथा वेतन न मिलने से भारत में गरीबी में वृद्धि हो गई। तो वैसे भी युद्ध में काफ़ी क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो गरीबी आ ही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों वापस ले लिया। यानी जो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे कि हम विनती पूर्वक आप लोगों की अवज्ञा कर रहे हैं, अर्थात आपकी बात नहीं मानेंगे, तो इसको वापस क्यों लिया गया। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी 5 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय, उस समय 1931 ईस्वी में भारत का वायसराय इरविन था, से समझौता कर लिए थे। इस समझौते के अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की अनुमति मिल गई थी। यानी जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद नमक कानून को तोड़ने के नियम को माफ़ करना पड़ेगा और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेना था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से गांधी जी ने 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है अगला, चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये सब कहानी आप लोग को पहले से ही बता दी गई है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो 1916 में जब गांधी जी आए थे तो 1917 में यानी चंपारण सत्याग्रह को बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन नील की खेती के खिलाफ किया गया था। नील की खेती का मतलब कि अंग्रेज सब ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे बिहार के लोगों से और भारतीयों से, और इसमें नील की खेती जब एक बार हो जाती है तो खेत 4-5 साल के लिए बंजर हो जाता है, अर्थात उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो उसी के खिलाफ गांधी जी आंदोलन किए थे और यहाँ पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने यहाँ बुलाया था और अंग्रेज़ों को 3 कठिया पद्धति यानी 15% भूमि पर जबरन नील की खेती करवाने वाले कानून को समाप्त करना पड़ा, अर्थात वो नियम हटा दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी के लखनऊ पैक्ट अर्थात लखनऊ अधिवेशन के बारे में लिखिए। यानी 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्या है। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन क्षेत्र वाली बात को स्वीकार किया और दोनों दलों ने मिलकर सेल्फ गवर्नमेंट की बात ब्रिटिश अधिकारियों से कही। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि हमें भी शासन करने का अधिकार दीजिए। यानी जब 1909 में चूँकि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था,
तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ गई थी भारत में, अर्थात हिंदू और मुस्लिम में एकता नहीं बल्कि फूट हो गई थी। तो जब इन लोग को समझ में आया दोनों को कि नहीं नहीं, हम लोगों की फूट से अंग्रेज़ों का लाभ है, तो 1916 में लखनऊ में ये दोनों दल आपस में सहमति किए और अंग्रेज़ों से मांग किए कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, जैसा कि अंग्रेज़ों की पहले से ही नीति थी कि फूट डालो और राज करो, तो अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। यानी सविनय अर्थात पूरी विनती के साथ गांधी जी अवज्ञा क्यों कर रहे थे, अर्थात अंग्रेज़ों की बात क्यों नहीं मान रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारण है जो कि नीचे दिए गए हैं। तो देखिए क्या है, साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का विरोध पहला कारण है। यानी ये जो साइमन कमीशन था ये 1928 में भारत पहुंचा था और इसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं था, यानी सब के सब अंग्रेज़ थे। तो इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि अंग्रेज़ सब गोरे गोरे श्वेत, तो श्वेत कमीशन भी कहा गया। और क्या कारण था, डोमिनियन स्टेटस पर अस्वीकृति, यानी जब भारतीय लोग अंग्रेज़ों से मांगे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप भी शासन करिए और हमको भी आधा अधिकार दीजिए, यानी 50-50%। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, दमनकारी नीतियों का मतलब कि बहुत अत्याचार कर रहे थे सब अंग्रेज़ भारतीयों पर। नमक कानून का विरोध किए थे सब, क्योंकि जो नमक होता है उस पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और जो नमक होता है वो चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, सबको समान ज़रूरत होती है। तो ये सब विरोध के कारण ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसे ज़रूर परीक्षा में प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फेर बना करके लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। यानी साइमन कमीशन जो कि 1927 में बना था और 1928 में आया, तो उससे भारतीय लोग अर्थात कांग्रेस क्यों असंतुष्ट यानी क्यों खुश नहीं थे। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, तो इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में बनकर 1928 में भारत पहुंची और कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये अभी अभी बताया है। और भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया था और उन्हें केंद्र में कोई उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया था, यानी केंद्र में तो कोई शासन ही नहीं था भारतीयों को, ताकि पूरे भारत पर भारतीय अपनी आवाज़ उठा सके, जबकि केवल प्रांतीय स्तर पर ही भारतीयों को रखा गया था, यानी प्रांतीय अर्थात राज्य लेवल पर रखा गया था। लेकिन छोटे विभाग जैसे अभी बताए हैं कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और भी छोटे जो विभाग थे, तो केवल वही सीमित अधिकार दिए गए थे। इसके बाद कांग्रेस नई नीति क्या किया, यानी 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, अर्थात अब हम लोग आधा आधा शासन नहीं करेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी अब हम भारत में पूरी तरह से स्वराज अपना शासन करेंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यानी 1929 में अधिवेशन हुआ और कहा गया कि अगले साल जो महीना रहेगा उस महीने के अंतिम रविवार को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो अंतिम रविवार पड़ रहा था 26 अर्थात 26 जनवरी, तो यहीं से हम लोग की 26 जनवरी की शुरुआत हो गई। इसके बाद 11 प्रश्न है हमारा। 11 प्रश्न क्या है, बड़ा लग रहा है क्या भाई, कोई बात नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिखिए।
तो पूना पैक्ट क्या था? तो जैसा कि जानते हैं पूना जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक ठो ठाड़े है और एक पूड़े है, उसी को पूना कहा जाता था। तो जब गांधी जी को पता चला कि ब्रिटेन का तत्कालीन मीन्स उस समय का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया है, तब वे जेल में आमरण अनशन अर्थात फास्ट इन ऑन टू डेथ पर बैठ गए। इनटू नहीं, ओ रहेगा आई की जगह, फास्ट ऑन टू डेथ पर बैठ गए। और पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर 1932 यानी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरौदा जेल पुणे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यानी गांधी जी को लगा कि अंग्रेज सब उधर मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे करके उधर एक दूसरा देश बनाने का निश्चय कर लिया है, यानी भारत का बंटवारा, और लग रहा है कि दलितों को भी बांट देंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग और नहीं बंट सकते। और इसीलिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? कि दलितों को पृथक अर्थात अलग निर्वाचन क्षेत्र न देकर सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई। अर्थात कहा गया कि आप भारत से अलग क्यों निर्वाचन क्षेत्र ले रहे हैं, अर्थात अलग चुनाव क्यों लड़ेंगे, आप भारतीयों के साथ रहिए। इसके बाद दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यानी जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा दलितों के लिए 71 सीट दिया गया था। गांधी जी कहें कि नहीं, आप 71 नहीं, आप 148 लीजिए, लेकिन भारत में मिलकर ही रहिए। तो देखते होंगे कि कभी कभी जो प्रधानी वाला चुनाव होता है तो कभी मान लीजिए सीटें आती हैं अनुसूचित के लिए, अर्थात उसमें दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें कोई जैसे मान लीजिए कोई यादव हो गया या कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, तो वो लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था 1932 में। इसके बाद दोनों पक्ष अर्थात गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने स्वीकार किया कि दलितों के उत्थान के लिए अर्थात उनकी भलाई के लिए समाज में अच्छा कार्य किया जाएगा। चुनाव की दोहरी प्रक्रिया, यानी चुनाव होगा तो पहले दलित उम्मीदवार किसी भी 2 को चुनेंगे या 4 को चुनेंगे, उसके बाद उनमें से 2 यानी 4-5 चुनाव लड़ेंगे या 3, उसमें से 2 को चुनेंगे। उसके बाद सभी जातियां मिलकर उन दोनों को वोट डालेंगे और किसी एक को विजयी करेंगे। तो ये रहा पूना पैक्ट की शर्त। तो इसमें पूछा गया था 2 शर्त, हमने अधिक बता दिया है, इसलिए अधिक कि सब तो याद नहीं रहता है, तो कुछ तो याद रहेगा जिसमें से 2 हम लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, यानी क्यों भारत के लोगों को देश अपना शासन चाहने लगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। तो क्या कारण थे? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनकी शोषणकारी नीतियाँ थी, भारतीयों का बहुत शोषण करते थे, सब बहुत अधिक काम करवाते थे और उसके बाद अच्छा वेतन भी नहीं देते थे, जिससे कि घर परिवार का खर्च चल सके। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा यानी पढ़ाई से लोगों के मन में नई सोच और नई जागरूकता उत्पन्न हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई सबसे बेस्ट होता है, पढ़ना ज़रूर चाहिए। इसके बाद रेल हो गया, डाक व्यवस्था और अखबारों से देश में एकता हो गई थी। यानी कोई बात रहती थी तो लोग रेल पकड़ कर के डाक यानी पोस्ट के माध्यम से या अखबारों से एक दूसरे को सूचना दे देते थे। इसके बाद राष्ट्रीय नेताओं और कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। प्रेस का मतलब जो मीडिया होता है, यानी बोलने वाला जो पत्रकार होते हैं, और साहित्य का योगदान था। तो 3 कारण हमने 5 बता दिए, जिसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम लोग 13 क्वेश्चंस देखेंगे।
तो लास्ट क्वेश्चंस है इस वीडियो का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखे। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात भारत में जो भी आंदोलन हुआ, यानी जो भी नेता लड़ाई लड़े भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ, किन्हीं 3 अर्थात किसी भी 3 लोगों का नाम लिखना है। तो यहाँ हम बहुत से नाम लिख दिए हैं और आप लोग को ये तो खुद ही पता होगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह और भी नेता हैं। तो ये रहा हम लोग का प्रश्न और इसके लिए पूरे 4 नंबर मिलेंगे और इसको अच्छा से देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए और लिख लीजिए। लिख लेंगे और पढ़ेंगे तो याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को 2-3 बार करके आराम से भगा भगा करके स्पीड करके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताइएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और अगला वाला जो वीडियो है कहाँ गया, अगला वाला यानी जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको अगले वाले वीडियो में बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।